वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। आपको बता दूं बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास की अगर बात करें तो जब आप BA 5th सेमेस्टर में होते हैं तो आपको एंशियंट हिस्ट्री के 2 पेपर पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो उसी में से आपको बता दूं जो पेपर नंबर 1 है उसी का ये मॉडल पेपर है। और पेपर नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है, स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशियंट इंडिया आपको पढ़ना होता है पेपर नंबर 1 में, ठीक है। और पेपर 2 की अगर बात की जाए तो पेपर 2 में आपको पढ़ना है भारत में पुरातत्व, पुरालेख, पुरालिपि और मुद्रा शास्त्र के बारे में, ठीक है। तो पेपर 2 का मॉडल पेपर जल्दी आपके समक्ष आएगा। चैप्टर 1 की वीडियोस भी आएंगी, 2 की वीडियोस आएंगी, इसी प्रकार से 3 मैं चैप्टर वाइज वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो चैप्टर वाइज वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। अच्छा, पेपर 1 के चैप्टर 1 की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी, तो आप लोगों ने उसको देखा होगा। तो इसका मतलब होता है प्राचीन भारत का राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज कैसा रहा है उसी के बारे में हमको जानना है। BA 5th सेमेस्टर में 2 पेपर आपको देने होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने प्राचीन इतिहास लिया हुआ है, एंशियंट हिस्ट्री लिया हुआ है, तो आपको यही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत ही बारीकी से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। BA 3rd ईयर 5th सेमेस्टर का पेपर नंबर 1 एंशियंट हिस्ट्री का, आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। फटाफट से एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव जीवन मानव जीवन का सबसे पहला जो आश्रम है वो कौन सा आश्रम था, बताएं। तो मनुष्य जीवन का जो सबसे पहला आश्रम था वो ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता था। और शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि भाई आश्रम व्यवस्था को 100 वर्ष का एक प्रकार से आधार बनाया गया कि भाई व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है। और 100 वर्ष के आधार पर 4 आश्रम बांटे गए आश्रम व्यवस्था में। 4 आश्रम कौन कौन से थे? एक था ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम की अगर बात की जाए तो बच्चा जब पैदा होता है यानी 0 साल से लेकर के 25 साल तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम में जैसे कि बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, विद्या अध्ययन करता है, ठीक है। ये होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। गुरुकुल में पढ़ाई करता है, वेद अध्ययन करता है। दूसरा आश्रम आता है गृहस्थ ब्रह्मचर्य के बाद में वो आता है गृहस्थ आश्रम। 25 साल से लेकर के 50 साल की जो उम्र होती है ये गृहस्थ आश्रम में बितानी चाहिए। और गृहस्थ आश्रम जो है सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरा आश्रम होता है वानप्रस्थ आश्रम, यानी जंगल की ओर जाना। 50 साल से लेकर के 75 साल तक की जो अवस्था होती है इस आश्रम को बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है। और संन्यास आश्रम होता है 75 साल के बाद से लेकर के 100 साल तक की उम्र या जब तक आप जीवित रहें तब तक की अवस्था संन्यास अवस्था कहलाती है, संन्यास आश्रम कहलाता है। तो इस प्रकार से आश्रम 4 प्रकार के होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो मानव जीवन का जो सबसे पहला आश्रम है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु सीमा कितनी है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु सीमा जो है वो कितनी है भाई? वो है आपकी 25 वर्ष की। ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे भारतीय धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का अंतिम एवं परम लक्ष्य क्या होता है? तो अंतिम और जीवन के परम जो लक्ष्य होता है हिंदू धर्म के ग्रंथ के अनुसार वो होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। देखिए जीवन में कितने पुरुषार्थ होते हैं, पुरुषार्थों की संख्या कितनी होती है? तो 4 पुरुषार्थ होते हैं, 4 वेद होते हैं, 6 वेदांग होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं आपको तो बता दूं 18 पुराण होते हैं। ये सब बातों को ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछते रहते हैं तो आप बता पाएंगे। तो 4 पुरुषार्थों, 4 आश्रम है, 4 वर्ण होते हैं। वर्ण व्यवस्था के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ठीक है। और इसके अलावा 4 और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। ये 4 वेद होते हैं। अथर्ववेद जो है सबसे पुराना वेद है, क्लियर, मतलब कि सबसे जो है नया वेद है, मतलब सबसे आधुनिक वेद है, सबसे बाद में बना है। बाकी सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही किया गया है। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि आपको इसी बीच में बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा में पिछले वर्ष से या पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं आपकी बार, ठीक है। तो भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार मनुष्य के जीवन का अंतिम और जो चरम और परम लक्ष्य होता है वो होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। धर्म
अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। यही 4 पुरुषार्थ हैं, ये बात ध्यान रखेंगे आप। और धर्म मतलब होता है कर्म करने का तरीका। धर्म के बताए हुए मार्ग पर चल करके आप क्या करें, आप रुपया पैसा कमाएं और रुपया पैसा कमा करके आप अपने जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करें। उसके बाद में आपको मोक्ष की प्राप्ति ऑटोमेटिक हो जाएगी। यानी इस प्रकार से क्या होगा कि आप धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए रुपया पैसा कमाएं, ठीक है, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करें, अपनी समस्त इच्छाओं की, जो आपके मन की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरी करें। तो इस प्रकार से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर इच्छाएं अधूरी रहती तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका लगा देंगे डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, जीवन काल की प्रारंभिक शिक्षा किस आश्रम में दी जाती थी। तो जीवन काल की जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी वो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही दी जाती थी। किस आश्रम में? ब्रह्मचर्य आश्रम में ही दी जाती थी। ये बात ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 आश्रम में सबसे अंतिम आश्रम कौन सा है। चारों आश्रम में से सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम आपका होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। लास्ट आश्रम होता है, सबसे अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से किस आश्रम में व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। किस आश्रम में बताएं, किस आश्रम में व्यक्ति जो होता है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। तो वो आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है, किस अवस्था में उपनयन संस्कार की क्रिया होती है। उपनयन माने होता है जनेऊ, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रत्यमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत जो होता है वो बाहरी और आंतरिक रूप से व्यक्ति को पवित्र करता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो उपनयन संस्कार के बिना आप वेद को नहीं छू सकते हैं। और शूद्रों को चूंकि यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं था, इसीलिए शूद्र को वेद स्पर्श नहीं करवाया जाता था। मतलब शूद्र लोग वेद को नहीं स्पर्श कर पाते थे। मैंने वर्ण व्यवस्था पढ़ाई, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी के कार्य क्या क्या हुआ करते थे और किस प्रकार से जो है पहले जो व्यवस्था कर्म पर आधारित थी वो आकर के बाद में धर्म पर आधारित हो जाती है, जन्म पर आधारित हो जाती है। उन चीज़ों को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो किस आश्रम व्यवस्था में उपनयन संस्कार की क्रिया होती है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। तो उपनयन संस्कार की जो क्रिया होती है वह ब्रह्मचर्य आश्रम में ही होती है, विद्याध्ययन के समय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सगे भाई बहन को क्या कहते हैं। सगे भाई बहन को हम लोग सहोदर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मोनोगेमी, एक पत्नीत्व विवाह जो होता है उसमें कौन शादी करता है। तो एक महिला होती है और एक पुरुष मिलकर के शादी करते हैं, उसको बोलते हैं मोनोगेमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें जन्म, बच्चा, माता पिता की वैध संतान माना जाता है। यह परिभाषा किससे रिलेटेड है। तो यह परिभाषा लूसी मेयर ने दी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था होती है। तो ये परिभाषा दी थी बोगाडर्स ने। बोगाडर्स ने कहा कि विवाह जो होता है वो स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विवाह का उद्देश्य है, बताएं। यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का पालन पोषण या फिर सभी। तो विवाह का उद्देश्य होता है ये सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना जाता है। यह कथन किस संबंधित है, बताइए किससे रिलेटेड है। यह कथन वेस्टरमार्क से रिलेटेड है। एक विवाह जो है विवाह का वास्तविक या आदि रूप स्वरूप माना जाता है, ये बताया वेस्टरमार्क ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भ्रातृक बहुपद विवाह भारत के किस जनजाति में पाई जाती है। भ्रातृक बहुपद विवाह का मतलब होता है जैसे कि अगर बड़े भाई से शादी हो जाती है तो बाकी छोटे भाई ऑलरेडी पति हो जाते हैं उसके। तो ये प्रथा आपको बता दूं कि जो ये लोग अपने आप को जो है पांडु वंश के जो थे, भीम अर्जुन नकुल सहदेव, उन्हीं के खानदान के बताते हैं, ठीक है। जैसे टोडा जनजाति, खस जनजाति, कोटा जनजाति में चीज़ें हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और इसी प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहेंगे, ध्यान रखेंगे इन सभी बातों को। प्रश्न है, राजा बनने के लिए सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा होता है। तो अश्वमेध यज्ञ जो होता है सबसे बड़ा यज्ञ होता है किसी भी राजा को एक प्रकार से सम्राट बनने के लिए। तो राजा बनने के लिए सबसे बड़ा यज्ञ जो होता है वो अश्वमेध यज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्र के अनुसार राज्य तथा शासन से संबंधित ज्ञान की शाखा का क्या नाम है। तो उसका नाम होता है नीति शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है। तो गांधीवाद का वैसे सिद्धांत सत्य और अहिंसा है, और एक प्रकार से आर्थिक सिद्धांतों की बात की है तो वो एक प्रकार ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी गांधी के दर्शन पर आधारित है। लेकिन अगर गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आप बताएंगे पंचायती राज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से रिलेटेड है, बताएं। प्राचीन भारत में प्रश्न क्या है, प्राचीन निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबंधित थी, तो जनपद हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था, बताएं। प्राचीन भारत में प्रश्न पूछा गया कि प्राचीन भारत में राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक चिंतकों के अनुसार प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप जो है वो क्या था, तो राजतंत्र हुआ करता था पहले। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों या विचारकों के अनुसार धर्म का क्या अर्थ होता है। धर्म का अर्थ होता है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों के अनुसार परंपरा और विधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य की उत्पत्ति विषयक सिद्धांतों में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो किसका उल्लेख नहीं मिलता है भाई, शक्ति सिद्धांत का उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे रिलेटेड है। तो कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है, फटाफट से आप बताएंगे, विदेश नीति से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कौटिल्य के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे होता है। तो वार्ता जो होती है वो ज्ञान की कौन सी शाखा है, वार्ता ज्ञान की वह शाखा है, कौन सी शाखा है भैया बताएं। कौटिल्य के अनुसार वार्ता जो है ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध धन के उत्पादन से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल का अंग नहीं है। कौन सा मंडल का अंग नहीं, सामंत जो है मंडल के अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, किस महाकाव्य में कहा गया है कि यदि दंडधारक राजा पृथ्वी पर ना हो तो सबल जो है निर्बल का भक्षण उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार जल में बड़ी मछली जो होती छोटी मछली को खा जाती है या उसका भक्षण करती है। ठीक है, ये बात महाभारत में बताई गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जिस युग में प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था जिसका अर्थ क्या होता था। तो जिस राजा को गोपति कहते थे उसको मवेशियों का स्वामी भी कहते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा को गोपति कहा जाता था जिसका अर्थ होता है मवेशियों का स्वामी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। तो उसको बलि बोला जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार से टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से इसी प्रकार से पढ़ते रहें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक, राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात कौन करते हैं, कौटिल्य करते हैं। 7 अंग होते हैं मतलब कि राज्य के, किसी भी राज्य को चलाने के लिए। पहला राजा यानी कि जिसको आप स्वामी कहते हैं, दूसरा होता है अमात्य यानी जिसको आप मंत्री कहते हैं, तीसरा होता है एक निश्चित भूभाग यानी कि जनपद जिसको आप कहते हैं। ठीक है, चौथा होता है दुर्ग यानी कि जिसको आप किला बोलते हैं राज दरबार का। पांचवा होता है कोष यानी कि जिसको आप धन बोलते हैं। छठा जो तत्व होता है वो होता है जो है सेना, और सेना में खास करके मतलब सेना होता है छठा, और सातवां होता है मित्र। तो ये होता है सप्तांग सिद्धांत किसके, कौटिल्य के। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य कैसी शासन व्यवस्था के समर्थक थे। तो कौटिल्य जो थे वो राजतंत्र के समर्थक हैं। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह मंडल कहलाता है, बताएं। तो 12 जो है राज्यों का समूह जो होता है वो मंडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या कितनी है। तो कौटिल्य के जो है अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या कितनी है। अधिकरणों की संख्या तो 15 है भाई, लेकिन अगर बात की जाए कि कितने प्रकरण हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो आप बताएंगे 180 प्रकरण है। अगर आपसे पूछे कितने अध्याय तो आप बताएंगे 150 अध्याय हैं। ठीक है, तो ये है एक प्रकार से कौटिल्य के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। कौटिल्य का वास्तविक नाम है विष्णुगुप्त और इनको चाणक्य के नाम से लोग भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने 60 गुणन नीति के कितने लक्षण पाए जाते हैं, बताएं। कौटिल्य में जो है 60 गुणन नीति के कितने लक्षण बताए गए हैं। कौटिल्य ने कितना बताया भाई, 6 लक्षण बताए हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य कैसा था, बताएं। मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत हुआ करता था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो लिया गया अशोक के स्तंभ से लिया गया है और ये 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, अशोक स्तंभ सारनाथ में है, वहीं से लिया गया है। अगला क्वेश्चन से मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था कितने भाग में बटे हुए थे, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था कितने भाग में बटी हुई थी, 5 भागों में बटी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंबोज, गंधार, कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब, ये सब उत्तरापद थे। इसके अलावा इसकी राजधानी जो थी उत्तरापद की वो तक्षशिला हुआ करती थी। ठीक है, और इसके अलावा काठियावाड़, गुजरात, मालवा, ठीक है, ये सब मालवा और राजपूताना जो एरिया है वो सभी एक प्रकार से इसमें मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में शामिल होने वाले भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। 275 से लेकर के 275 में स्थापना करता है, 300 ईस्वी तक शासन करता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है गुप्त किसके सामंत थे। तो गुप्त लोग जो होते थे वो एक प्रकार से कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण करी थी। तो चंद्रगुप्त ने धारण करी थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण करी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। चंद्रगुप्त ने धारण करी थी महाधिराज की उपाधि। कब धारण करी थी? 319 से लेकर के 334 ईस्वी के बीच में जो है उन्होंने धारण करी थी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या होती है। जाहिर सी बात है जो गुप्त साम्राज्य के लोग मतलब गुप्त शासकों की जो सरकारी प्रश्न आपसे क्या पूछा गया कि गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी। तो गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी या दरबारी भाषा थी वो एक प्रकार से कौन सी थी, वो भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा थी गुप्त लोगों की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। तो कविराज समुद्रगुप्त का कहा गया है और समुद्रगुप्त जो है बहुत अच्छा बीड़ा वादक भी करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन केंद्रीय शासन में सारी शक्ति निहित रहती है। राजा में, सामंत में, सभी में या मंत्री में। तो किस में निहित रहती है? राजा में निहित रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन सैन्य व्यवस्था से संबंधित थे, बताएं। गुप्तकालीन सैन्य व्यवस्था से संबंधित थे कौन? संबंधित थे भाई कौन? रणमांडागरिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा फटाफट से आप सभी लोग। प्रश्न है गुप्त शासन व्यवस्था या गुप्त काल की शासन व्यवस्था थी, बताएं। राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि गुप्तकालीन शासन व्यवस्था क्या थी, बताएं। विकेंद्रीकृत थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था में विकेंद्रीकरण की विशेषताएं दिखती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यानी कि शासन सत्ता जो होती किसी एक के हाथों में निहित नहीं होती है, वो एक प्रकार से बटी हुई होती है, उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। ठीक है, केंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता एक लोगों के हाथ में बनी रहती है। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन समस्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था कितने भागों में विभक्त है, बताएं। तो गुप्तकालीन समस्त साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो 4 भागों में बटी हुई है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन समस्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था थी केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, जिले का शासन। तो भाई ये सभी शासन जो थी एक प्रकार से वो शासन व्यवस्था के अंतर्गत थी गुप्तकालीन जो है समस्त साम्राज्य शासन व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन से मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अभिलेखों में सचिव या मंत्री को राजा की कौन सी आँख माना जाता है। राजा की तीसरी आँख माना जाता है, सचिव या एक प्रकार से मंत्री को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य के सीमाओं के विस्तार के कारण प्रांतों में विभक्त था गुप्त साम्राज्य जो था उसे क्या कहते थे। तो उनको हम लोग क्या बोलते थे भाई, गुप्त साम्राज्य में जो सीमाओं के विस्तार के कारण से प्रांतों में विभक्त था गुप्त साम्राज्य जो है प्रांतों में कई बटा था, उसको बोलते थे मुक्ति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रांतीय शासक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो प्रांतीय शासक की जो नियुक्ति होती है वो सम्राट के द्वारा होती थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रांतीय शासकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है।
तो प्रांतीय शासकों को हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं भाई, किस नाम से जानते हैं? ऊपरिक महाराज और गोप और भौगिक, इन सभी नामों से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। तो गुप्त शासकों के प्रमुख परामर्शदाता को क्या कहते थे? तो गुप्त काल में जो एक प्रकार से प्रमुख परामर्शदाता हुआ करते थे या सलाहकार होते थे, उनको कुमारा मात्य बोलते थे। क्या बोलते थे? कुमारा मात्य बोला जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी नोटिफिकेशन वीडियो की आपको मिलते रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता संबंधित थी उत्तर ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, या प्राग ऐतिहासिक युग से, या फिर ऐतिहासिक युग से? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है या सिंधु सभ्यता जो थी वो आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, जुते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, या मोहनजोदाड़ो से? तो जुते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है हमको वो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है वर्तमान में, हनुमानगढ़ जिला है, ठीक है। तो उसी हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है हनुमानगढ़ जिला, उसी में कालीबंगा पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वहाँ से हमको जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल टेराकोटा जो प्राप्त हुआ है वो बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली पड़ता है हरियाणा में, हिसार जिले में पड़ता है हरियाणा के बनावली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था या हुआ है, कहाँ से बताएं? तो एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा वर्तमान में गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? तो भारत में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? टाइगर यानी शेर के अवशेष जो हैं प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हड़प्पा कालीन लोगों को इनकी जानकारी नहीं थी। किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों को जानकारी जो नहीं थी वो किसकी जानकारी नहीं थी भाई? जो है उनको लोहा, आग और गेहूं की जानकारी तो थी, लेकिन कुम्हारों के चाक की जानकारी उनको नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से धान की भूसी का प्रमाण मिला है? धान की भूसी का प्रमाण रंगपुर से मिला है, ठीक है। रंगपुर जो आपका पड़ता है गुजरात के काठियावाड़ जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मुनक नहर जो हरियाणा में स्थित थी, हरियाणा के किस जिले से निकलती है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो मुनक नहर जो है ये हरियाणा के करनाल जिले में स्थित थी। खास करके जो है मुनक नहर जो है हरियाणा में स्थित थी और हरियाणा के ये करनाल जिले से निकलती है, ये बात ध्यान रखेंगे। 2003 से लेकर के 2012 में इसका निर्माण हुआ, इतने सालों के बीच में, और लगभग 102 किलोमीटर की ये नहर है, ये बात ध्यान रखेंगे। 102 km की नहर है, 102 किलोमीटर की। कौन सी नहर? मुनक नहर, जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो करनाल जिला आप लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करनाल जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वैदिक काल में सिंचाई के मुख्य साधन क्या थे? तो प्राकृतिक यानी वर्षा होती थी और कृत्रिम साधन भी कुछ होते थे, कुआं वगैरह खोद करके। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के स्तंभ कौन थे? तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के स्तंभ क्या क्या थे? कृषि, पशुपालन और उद्योग, और वाणिज्य या व्यापार। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मौर्य काल में प्रधानता थी कृषि की, उद्योग की या व्यापार की? तो मौर्य काल में इन सभी की प्रधानता थी क्या? मौर्य काल में मुख्य रूप से कृषि की प्रधानता हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप सभी लोग देखेंगे और शेयर करते रहेगा सभी लोग वीडियो को। चलें आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मौर्य काल में आयात कर को क्या कहा जाता था? फटाफट से आप बताएंगे। मौर्य काल में आयात कर को क्या कहते थे? आयात कर को बोलते थे प्रवेश, ठीक है। मौर्य काल में आयात कर को प्रवेश बोलते थे और निष्क्राम्य बोलते थे निर्यात कर को, ठीक है। तो आपसे पूछेगा मौर्य काल में निर्यात कर को क्या बोलते थे? तो आप बताएंगे निष्क्राम्य निर्यात कर को, और आयात कर को जो है प्रवेश से बोला जाता था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन प्रवेश से।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे विश्व के प्रथम बंदरगाह का वर्तमान नाम क्या है। तो विश्व के प्रथम बंदरगाह का वर्तमान नाम है मंगरोल बंदरगाह। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भांसक किस धातु का सिक्का था। तो भांसक जो था वो तांबे का सिक्का हुआ करता था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है जो है कर और नावों पर लगने वाले कर को वसूल करने वाला जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था। तो उस अधिकारी को तारिक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे निम्नलिखित में से हरियाणा के किस प्राचीन शहर का विस्तृत विवरण चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने या ह्वेनसांग के द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत में दिया गया है। रोहतक, अंबाला, थानेश्वर या भिवानी, बताइए। तो हरियाणा के किस प्राचीन शहर का विस्तृत विवरण जो चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने किया है। थानेश्वर जिले का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे वर्ष 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग की खोज करी थी। तो वो था वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन से भारत की तरफ आने वाली समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो वास्को डी गामा ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है। तो पुर्तगालियों को जाता है, चूँकि वास्को डी गामा पुर्तगाली ही था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तो पुर्तगालियों ने प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। ये बात ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्णित स्वर्णद्वीप की संज्ञा दी थी किसको। स्वर्णद्वीप किसको कहते थे भाई, बताएं प्राचीन काल में। तो प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्णित स्वर्णद्वीप जो है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत का व्यापारिक मार्गों पर मौन है, बताएं फटाफट से। तो उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत का व्यापारिक मार्गों पर मौन है। वो है ग्रंथ मिलिंद पहो। मिलिंद पहो तो एक बौद्ध ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखा गया है। 100 ईसा पूर्व में लिखा गया है ग्रंथ है मिलिंद पहो। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे भारत के समुद्री इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की जो खोज है उसको करने वाले व्यक्ति तो हैं खास करके पुर्तगाली। लेकिन प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि भारत के समुद्री इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है। तो ये माना जाता है 3000 ईसा पूर्व से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है डैश भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले व्यक्ति थे। तो कौन थे पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न संगम काल में रोम तमिलनाडु के बीच सघन वाणिज्य संबंध थे, बताएं। तो रोम तमिलनाडु के बीच में सघन वाणिज्य संबंध थे शराब के। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है। प्रश्न है वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था। फटाफट से आप बताएंगे वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था। उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार या फिर प्रवज्जा संस्कार या बिस्मिल्लाह संस्कार। तो वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार होता है वो होता है उपनयन संस्कार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बिना उपनयन के आप वेद नहीं पढ़ सकते थे और प्राचीन गुरुकुल में वेद पढ़ाया भी जाता था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है रामायण से, महाभारत से, रामायण से, वेदों से, बाइबल से, कुरान से। तो वैदिक कालीन शिक्षा जो रिलेटेड है वो वेदों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। साम वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो श्लोक हैं वो गायन वाले पद में है, मतलब एकदम से आप उसको गा सकते हो। अगला प्रश्न यजुर्वेद में किसका उल्लेख है भाई, फटाफट से आप बताइएगा। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है। यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह के बारे में बताया गया है, यज्ञ की विधियाँ, कर्मकांड वगैरह के सारे नियम कायदे लिखे हैं यजुर्वेद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद में किसका उल्लेख है, बताएं। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है। तो अथर्ववेद में उल्लेख है रोग निवारण का, जादू टोने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो उपनिषदों को हम लोग वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वेदांग। वेदांग जो है वेदों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए बनाए गए थे। कुल मिलाकर कितने वेदांग हैं, तो वेदांगों की संख्या कितनी है भाई पूछा गया है। वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से वेदांग। एक पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है जो है व्याकरण, चौथा है ज्योतिष और पांचवा है छंद और छठा है निरुक्त। ठीक है, ये 6 जो होते हैं वेदांग होते कौन, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन से व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है, बताएं। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी? अष्टाध्यायी पाणिनि की है। महाभाष्य जो रचना है वो किसकी है? महाभाष्य के रचयिता हैं पतंजलि, ठीक है। और अष्टाध्यायी के रचयिता हैं कौन? पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन से अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, बताएं। प्रश्न आपसे पूछा गया आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो व्यवसाय पर यानी कर्म पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं कौटिल्य यानी चाणक्य यानी विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता हैं कालिदास जी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? फटाफट से आप बताएंगे, कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? तो कालिदास की प्रथम रचना थी ऋतु संहार। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, ये सब रचनाएं भी कालिदास की ही हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा, धन्वंतरी, भरत मुनि या विश्वामित्र? तो ऋग्वेद के रचनाकार वैसे तो आप और से होते हैं, वेद एक प्रकार से लिखे नहीं गए किसी के द्वारा, लेकिन उसमें भूमिका निभाई है विश्वामित्र ने, बड़ी ज़बरदस्त। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे इसमें, अगर ऐसा पूछा जाएगा तो। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, वैदिक कार्यों का मुख्य भोजन क्या हुआ करता था? तो वैदिक कार्यों का जो मुख्य भोजन हुआ करता था वो दूध और दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट होते थे, उत्पादक होते थे, वो खाते थे वैदिक कार्य। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? ये सब के सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आर्यों के द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? तो आर्यों के द्वारा जो है लोहारी गिरी की एक प्रकार से, यानी लोहार का जो काम होता है लोहे वाला, वो नहीं कर पाए थे ये लोग। बाकी कुम्हारी और बढ़ई गिरी, आभूषण के बारे में अभ्यास हो चुका था। अगला क्वेश्चन आप देखें, लोहारी का अभ्यास इन लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राचीन शिक्षा की विधियाँ थीं, बताएं। मौखिक विधि या फिर वाद विवाद या फिर अग्र शिष्य या फिर सभी विधियाँ? तो ये सभी विधियाँ प्राचीन भारतीय शिक्षा की विधियाँ हैं पढ़ाने की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, टोल होता था, टोल जो होता था वो एक प्रकार से जहाँ संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, प्रदान की जाती थी, उस स्थान को टोल कहते थे। अगला क्वेश्चन से, प्राचीन भारत की शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी थीं? टोल हो गया, चरण हो गया, घटिका हो गया, ये सब प्राचीन भारत की शिक्षण पद्धतियाँ हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दें, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से, वैदिक काल के पाठ्यक्रम थे, बताइएगा। वैदिक काल के पाठ्यक्रम क्या थे? देखिए, वित्तीय विषयों का समावेश किया जाता था, धार्मिक तत्वों की अधिकता भी उसमें दिखाई पड़ती है, पुराण और इतिहास का भी समावेश होता था वैदिक काल के पाठ्यक्रम में। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी चीज़ों को शामिल किया जाता था। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित था? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित था? मगध में स्थापित था नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी सम्राट कुमारगुप्त ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दूं कि कुमारगुप्त ने एक प्रकार से 450 से लेकर के 470 ईस्वी के बीच में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? तो आप बताएंगे 450 से लेकर के, ठीक है, 470 ईस्वी में एक प्रकार से हुई है, ठीक है, मतलब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, मध्यकालीन युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो मध्यकालीन युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई है वो धर्मपाल के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। बाकी आप लोग जो है हिंदी वाला मॉडल पेपर देख लीजिएगा,
ये अभी अभी क्लास हुई थी आज ही, आप लोगों ने देखा होगा इसको। तो 8 बजे से क्लास है, आप लोग आसानी से देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिंदी का राष्ट्रीय काव्य का जो एक प्रकार से मॉडल पेपर है, पेपर नंबर 2 में आपको पढ़ना है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, और लगभग इससे 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को BA 5th सेमेस्टर के लिए ऑब्जेक्टिव तैयारी के लिए विधिवत करवा रहा हूँ। बाकी लिखित टाइप का जो मॉडल पेपर होगा या अन्य सब्जेक्ट के जो एक प्रकार से मॉडल पेपर आएंगे लिखित वालों के लिए, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिखना है, ये सब जल्द ही वीडियो आपके समक्ष आएगी। ठीक है, तो अभी ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप देख लीजिए थोड़ा सा, हर एक सब्जेक्ट का एक एक मॉडल पेपर हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।